बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ी ट्रांजिशन से, एक बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है, एक चेंज ओवर पीरियड है और बहुत सारे सवालात हैं, ख़ास तौर पर ख़जाना के, मईशत के मामलात के हवाले से। 8 फरवरी के बाद इमरान खान ने जिस टीम का इंतखाब किया, जिसको लीड कर रहे थे अली अमीन गंडापुर और उनके साथ मुआशी मामलात, फाइनेंशियल चीज़ों को देख रहे थे बतौर मशीर मुजम्मिल असलम साहब। और मुजम्मिल असलम साहब अब तकरीबन लगभग 1.5-2 साल गुजरने के बाद इस ट्रांजिशन पीरियड में जो हमारी इतला है और जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने और बाकी लोगों ने आकर बाहर अनाउंस किया कि जिन लोगों को आगे टीम में लेकर जाया जा रहा है, जो सुहेल आफरीदी साहब को भी असिस्ट करेंगे, उनमें मुजम्मिल असलम साहब भी अभी तक की इतला के मुताबिक शामिल होंगे। तो 2-3 मेजर बातें हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाना के मामलात कैसे हैं, और जाहिर है कि जब एक हुकूमत जाती है तो सवाल उसकी फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और जो हम वफाकी दारुल हुकूमत में बैठकर हुकूमती मौक़िफ़ सुनते हैं कि वो मिस मैनेजमेंट है, एम्बेज़लमेंट है, करप्शन है, ये परसेप्शन, एक तो इसके ऊपर ज़रा तलखोशीनी सवालात होंगे। दूसरा मामला कि इन कंपैरिजन ख़ास तौर पर हमने देखा कि पंजाब से ये आवाज़ उठी कि जितना बेहतरीन पंजाब परफॉर्म कर रहा है, इतना अच्छा तो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है फाइनेंशियल मामलात। तो मुजम्मिल असलम साहब जो हैं वो अब क्योंकि इस वक्त मशीर नहीं है तो हम इनको एक मुआशी उमूर के माहिर के तौर पर इनकी माहिराना राय भी लेंगे कि किस हद तक दुरुस्त है ये बात। वो कहती हैं कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं तो कर्जा नहीं लूँगी, सैलाब ज़दगान का जो है वो 10-10 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे, BISP के ज़रिए 10,000 रुपये क्या देना। इस मामले में पंजाब कहाँ खड़ा है। और तीसरा और आखिरी मुअम्मा जिसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मईशत के हवाले से एक आम बंदे को जब ये कहती है हुकूमत कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, डॉलर स्टेबल है, इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंस, आपकी इकोनॉमी बूम कर रही है, बड़ा बेहतरीन सब कुछ चल रहा है। ये क्या साइंस है? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज वाकई ऊपर जा रही है, पॉइंट्स बढ़ रहे हैं और डॉलर अपनी जगह पर मुंजमद है, मौजूद है, उतने का ही है। मुजम्मिल असलम साहब, खैबर पख्तूनख्वा 8 फरवरी 2024 इलेक्शन होता है, मईशत आपके हवाले की जाती है, कोई रिग्रेट्स, कोई क्या पाया, क्या खोया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खोने को तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पाया। और उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। जब ये हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त तनख्वाहों के पैसे नहीं थे, पेंशन के मसले थे। आपने पिछले कोई 1 साल से इस तरह की आवाज़ सुनी। अब इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये धरने देते हैं, ये टीचर्स एहतजाज करते हैं। यूनिवर्सिटी की जो पेंशन है वो वफाक के ज़िम्मे होती है। सूबों में यूनिवर्सिटियाँ होती हैं लेकिन वो वफाक आज भी उसके खर्चा देता है। सही। वो सूबे अगर यूनिवर्सिटियों को ग्रांट एंड एड कोई दे रहे हैं तो वो अपनी ज़िम्मेदारी से बढ़ के दे रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1 महीना पहले 7 साल की यूनिवर्सिटीज़ की एक साथ पेंशन उतारी है। 7 साल की? जी। 2024 दिसंबर तक की पूरी यूनिवर्सिटीज़ की पेंशन 5.6 अरब रुपये देकर ख़त्म की है। हायर एजुकेशन को 1 किस्त दी, उसमें से 5.6 अरब रुपये एक साथ दिए और तमाम पेंशन उन्होंने ख़त्म कर दी। ठीक है जी। अब बात यह है कि जहाँ गैप्स होते हैं ना, उस बारे में बात होती है। अभी आजकल फ्लड में कितनी चीखें पंजाब की तरफ कैमरा हुआ है। पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है, अवाम तनकीद कर रहे हैं, किसान तनकीद कर रहे हैं, ताजर तनकीद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं कैमरा आ रहा? मीडिया तो कैमरा ढूंढता है ना जहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ हो। क्यों नहीं दिखाया जा रहा कि यहाँ पे डेथ कंपनसेशन नहीं मिला, या दुकानदारों को नहीं मिला, या मकान? हमने 3 हफ्तों में जो है वो रकम अदा कर दी है। तारीख तोड़ी है। आपको याद होगा, आप निकालिएगा क्लिप, जिस दिन ये सैलाब आया था, क्लाउड बस्ट हुआ था, तो अली अमीन खान साहब जो हैं वो गए हुए थे डेरा गाजी खान 14 अगस्त को, डेरा इस्माइल खान। सही। और वो 14 अगस्त को उन्होंने वहाँ पे रैली या जलसा भी निकाला था और 15 अगस्त को सुबह ये मामला हो गया था। तो जब ये हुआ था उस दिन हमारा हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था, आपको याद होगा। तो मेरी CM साहब से बात हुई, CM साहब ने कहा यार बैड न्यूज़ है, शायद हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, लेकिन लोगों ने वहाँ आवाज़ सुनी है। उन्होंने मुझे बताया कि बुनेर में बड़ा ख़तरनाक किस्म का फ्लैश फ्लड आया है, ये क्लाउड बस्ट हुआ है
और वहाँ पे भी इतलात अच्छी नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर फिर क्या प्रोग्राम है? उन्होंने कहा यार मैं कल तो आया हूँ इधर डेरा इस्माइल खान। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मशवरा है कि आप चले जाएं। उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। तो वो उसी शाम को निकल गए थे और 2 दिन आपने देखा था गुजारे थे। और वहाँ उन्होंने एक ऐलान कर दिया था, और उन्होंने ऐलान ये कर दिया था कि मैं इंतज़ार नहीं करूँगा वफाक का, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा किसी डोनर का, NGO का। और उन्होंने कंपनसेशन भी डबल कहीं ट्रिपल कर दिए। मिसाल देता हूँ कि अगर किसी की शहादत होती थी तो 10 लाख रुपए कंपनसेशन, इन्होंने 20 लाख कर दी। अगर मकान पूरा टूटा तो 4 लाख थी, इन्होंने 10 लाख ऐलान कर दिया। उन्होंने जो ऐलान किया तो मैंने भी कहा यार अब ऐलान तो हो गए, अब पता नहीं एंड क्या बनता है, कितना खर्चा देना है। 9.5 अरब रुपये हमने दिए। वफाक हमारी शक्ल देखते रह गया। फिर IMF वाले आए हुए थे। IMF वालों ने मुझसे पूछा बाकायदा कि आपने ये जो फ्लड आया है उसमें कैसे किया? हमने कहा जी अपने वसाइल से किया। उन्होंने कहा आगे का क्या प्रोग्राम? हमने कहा अपने वसाइल से करेंगे। उन्होंने कहा वफाक? हमने कहा जी वफाक ने अगर अपने तौर तो आप पर तो इल्ज़ाम ये है कि IMF के साथ मामलात आपकी जमात बिगाड़ रही है, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ा रखना है, और IMF वाले मामलात आप लोगों ने सबोताज किए। असल में अगर हमने किए थे तो फिर वो इसहाक डार साहब जब हमारे जाने के बाद आए थे और उन्होंने कहा था कि आई डोंट केयर, फिर IMF चला गया था और फिर शहबाज शरीफ वापस लेकर आए थे, वो क्या था? तो इल्ज़ाम तो इन पे है, चार्जशीट तो इन पे हुई। और हमारी हुकूमत जाने के बाद IMF ने कहा था कि अगर PTI कंसेंट देगी, जो 9 महीने के नहीं प्रोग्राम इलेक्शन से पहले आया था, उन्होंने कहा था PTI कंसेंट देगी तो हम प्रोग्राम में जाएंगे। और फिर ज़मान पाक में IMF से हमने मीटिंग कराई थी जो पूरी दुनिया ने कवर की थी। उसके बाद IMF प्रोग्राम भी हुकूमत के बाहर भी हमने इनको दिलाया था, ठीक है ना, वरना ये कहाँ पे खड़े हो सकते थे। तो कहने का मतलब ये कि जब IMF ने हमसे पूछी बात तो वो इतना कॉन्फिडेंट गए यहाँ से। और अब ये पंजाब, ये जो आपने बात की कि मरीम नवाज साहिबा, मरीम नवाज पर आते हैं, लेकिन जो फिस्कल मामलात में जो खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से का मामला है, जो IMF के साथ जितनी भी कमिटमेंट करके हम एक नए प्रोग्राम में आए थे, तो जो KP के विच प्रोविंस इन योर ओपिनियन इज परफॉर्मिंग द बेस्ट? देखिए सर, हमने तो अपने खाते को देख के चलना है। मैं अगर आपकी सेहत देखकर अपनी सेहत के फैसले लेने लग जाऊंगा ना तो मैं अपने से बड़ा जुल्म नहीं करूंगा। आपकी बॉडी एक अलग है, आप दिन में जो है पूरा दिन फाके में कुछ दिन गुजार सकते हैं। मैं जो है शुगर का मरीज हूँ, अगर मैं एक मील मिस करूँ तो मेरी तबीयत डाउन हो जाएगी। तो IMF को हमने नहीं देखा कि IMF ने हमारे लिए क्या बेहतर है, हमने देखा कि हमारे सूबे के लिए क्या बेहतर है। हमारे सूबे के लिए ये बेहतर था कि इतनी हॉस्टाइल गवर्नमेंट सामने होके हम उन पे रिलाई नहीं कर सकते थे। जहाँ अगर हम फंसते हैं माली तौर पे तो इन्होंने हमारी हैंड ट्विस्ट कर देना था। तो हमें अपनी माली पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी थी कि कहीं हम फंसे तो हम खुद उसको अपने हल निकाल लें। तो यही हुआ, सैलाब आया, हमने अपनी माली पोजीशन में आपको बताना चाह रहा था, जब मैं आया था ख़जाने में हमारे पास 20 से 25 अरब रुपए पड़े हुए थे। जब अली अमीन साहब कल गए तो 280 अरब रुपए। 280 अरब रुपए। इस सूबे ने कभी एक साथ 50 अरब नहीं देखे। 280 अरब रुपए अली अमीन साहब की आखिरी दिन खजाने में मौजूद है। आपने इमरान खान साहब के सामने बैलेंस शीट रखी, उन्होंने क्या कहा? आपकी मुलाकात गंडापुर साहब की हुकूमत जाने से एक दिन पहले आपकी मुलाकात हुई? नहीं, उनके जाने के रेजिग्नेशन के एक दिन बाद हुई थी। एक दिन बाद। देखिए खान साहब जो है ना, खान साहब को मैंने ये बताया कि जी हमारी ये माली पोजीशन है, जिसका उनको बिल्कुल पता था। खान साहब जो है ना वो बैलेंस शीट से ज़्यादा जो है ना वो इंडिविजुअल जो ग्राउंड के, वो जैसे कहते हैं पल्स के आदमी है। उनका अंगूठा जो है ना पल्स पे होता है, तो वो पल्स को देखते हैं कि पल्स क्या थी। तो आज उन्होंने देख लिया कि इस वक्त आवाम की पल्स जो है ना वो ये नहीं है कि किसके ख़जाने में कितना, हालांकि उस मामले में तो हमने सारे सूबों को पिछाड़ दिया। इस सूबे ने कभी 50 अरब एक साथ नहीं देखे थे, 280 अरब रुपये आज पड़े हैं सूबे का हायर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इस वक्त कौम की पल्स है रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, ये दहशत गर्दी, ठीक है ना, गैर कानूनियत, ये तमाम चीज़ें। तो खान साहब की इस वक्त जो माइंड में ना ये चल रहा है, हकीकी आज़ादी, ठीक है ना, कि मुल्क से लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, सरमायाकारी। अब उनकी नज़र सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही, मुल्क से लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ों पे उनकी नज़र है।
अच्छा, अब आप ज़रा जो है वो तहरीक इंसाफ और सूबे के फाइनेंशियल मामलात संभालने से हट के ज़रा एक हमें कोशिश करें ज़रा इंडिपेंडेंट तज्ज़िया देने की कि ये जो सैलाब वाले मामले पे मरीम नवाज साहिबा और फिर वर्सेस पीपल्स पार्टी हो गया। पीपल्स पार्टी बिलावल ने कहा कि BISP का डाटा इस्तेमाल करें, उन्होंने कहा कि उसके ज़रिए 10-10 हज़ार रुपये देने हैं, मैंने 10 नहीं देने, मैंने 10 लाख देने हैं। और देना, अच्छा देना, बात तो ये भाई मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। खुदारी का नारा लगाया अली अमीन साहब ने, उन्होंने कहा मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं ख़ुद करूँगा। वो लाइन मरियम ने पिक की। मरियम साहिबा को अंदाज़ा नहीं था। कॉपीड लाइन है आप? जी जी, पहली आप उठा लें, मैं आपको दावत देता हूँ 15 अगस्त की अली अमीन साहब की क्लिप उठा लें आप, ठीक है ना, 15 अगस्त और 16 अगस्त की। सही। उसका अलग ऐलान था कि जी मैं वफाक का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं किसी बैरून मुल्क का इंतज़ार नहीं करूँगा, मेरे पास अपने वसाइल है, मैं अपने वसाइल से सूबे, और ये सूबे ने भी तारीख बनाई है। यहाँ जो हमारे सरकारी अफसरान थे वो कह रहे थे कि ऐसा फ्लड रिस्पॉन्स कभी ज़िंदगी में नहीं दिया। आप देख लेना, फ्लड की कोई बुराई सुनने में आ रही है कि जी फलां विक्टिम का साथ ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, एहतजाज या कोई पंजाब से आ रही है ना सारी खबरें। सही। जब उसने देखा तो वो उसने ये लाइन टैग उठा तो लिया, लेकिन अंदाज़ा नहीं है उनको कि उनका जिस लेवल पे वहाँ पे डेवस्टेशन हुई है उस पे जो है वो आया ये पूरा कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। हमने क्या किया पहले मैं बता देता हूँ। हमने सबसे पहले जिस दिन फ्लड आया अगले दिन हमने कहा कि बजाय हम राशन की बोरियाँ देने के सबको 15-15 हज़ार कैश दे देंगे, सूखा राशन वो खुद मंगाया अपना, और कुक खाना वैसे दिया। फिर उसके बाद हमने कहा जो शहीद होगा उसको 20 लाख, जो ज़ख्मी होगा उसको 5 लाख, जिसका घर पूरा डिमोलिश हुआ है उसको 10 लाख, जिसका घर आधा डिमोलिश हुआ है उसको 3 लाख, जिसकी दुकान गई है उसको 5 लाख। ये पहली दफ़ा दुकान की कैटेगरी नहीं थी। जिसका घर टूटा भी नहीं लेकिन मट्टी और पानी आ गया उसको भी 1-1 लाख रुपए। ये हमने पैकेजेस ऐलान कर दिए, डिलीवर भी डिलीवर कंपनी 4 हफ्ते में कंप्लीट, ठीक है ना। अभी वो पेंडिंग कहीं ये रह गया कि एक ही दुकान में एक घर वालों ने 4 शनाख्ती कार्ड जमा करा दिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगस्त की 15 को ऐलान हुआ, 15 सितंबर को जब सैलाब पंजाब में तबाही मचा रहा था उस वक्त आप लोग ये डिलीवर कर चुके थे। पंजाब में तबाही नहीं, पंजाब में भी तबाही मचा चुका हुआ था, क्योंकि 25 अगस्त से पंजाब में भी शुरू हो गया था। आज की तारीख में पहले तो मरियम साहिबा बड़ी अमीर सूबा है, खुददार भी कह रही है अपने आप को, सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने वर्ड यूज़ किया था। उन्होंने शहीद के लिए 10 लाख रखा, उन्होंने जो है दुकानदारों के लिए कोई पैसे नहीं रखे। जैसे हमने दुकानें पंजाब में मार्केटें डूबी हैं, लोगों के कारोबार डूबे हैं, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। अभी तक उनका सर्वे चल रहा है। IMF आया, उन्होंने फ्लड असेसमेंट मांगी, फ्लड असेसमेंट अभी तक मुकम्मल नहीं है उनकी। मैं वफाक की मीटिंगों में भी बैठता हूँ। फिर उन्होंने ये नोक जोक शुरू हो गई, वो क्या 10 हज़ार दे दो, वो 10 लाख दे देंगे। मैं 10 लाख दूंगी, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। उन्होंने कहा मैं आपकी उम्र कितनी है? कर्ज नहीं लूंगी। बता दें, औरत नहीं बता दें उम्र कितनी? 40 प्लस है। 40 प्लस है ना, चले ये भी ठीक है, हमने गोल कर लिया। 45 से नीचे, 40 से प्लस है। भाई पाकिस्तान मुझे 20-21 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, तो जाहिर है कि मेरी उम्र। पाकिस्तान का 25वां IMF प्रोग्राम है, जिसमें से 4 IMF के प्रोग्राम 2022 से 2025 के दरमियान है। मरीम नवाज की ट्वीट्स उठा लें, शहबाज शरीफ को मुबारकबाद IMF प्रोग्राम में, ये जो कहती मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, कर्जे की बात। नवाज शरीफ ने कोई आज तक ये आर्गुमेंट भी देती है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को IMF की दलदल से निकाल कर चले गए थे, इमरान खान लेकर आए। अच्छा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यही फरमा रहा हूँ। 24 में से 17 प्रोग्राम IMF के नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लिए, 25 में से। बाकी 7 जो है जनरलों ने लिए थे और 1 जो है इमरान खान ने लिया था। जो दलदल में 25 में से जिसका 1 प्रोग्राम था वो IMF का, वो दलदल में डाल के बाकी जो 24 ले गए उनके लिए। और 4 तो 2022 के बाद से पाकिस्तान में जो है नवाज शरीफ साहब ने एक गली और नाली भी जो है ना बगैर कर्ज के नहीं बनाई। मोटरवे उन्होंने कर्ज से बनाया, आज तक कर्ज, वो जो ऑरेंज लाइन वो उन्होंने कर्ज से बनाई। हर चीज़ में तो वो कर्ज लेते हैं, ठीक है ना, और कहते हैं मैं नवाज। आज पाकिस्तान कर्जों में डूबा ही। ये जो आज ये पावर प्रोजेक्ट जिस पे आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हो 2015, ये तमाम की तमाम कर्ज में बनाई हुई है, जो हमारे और आपके बिजली के बिलों में की शक्ल में जो हमारी और आपकी मौत आई हुई है। अगली बात क्या कर रही है, आज की बात बताता हूँ अभी की, ये मेरी और आप अभी एज वी स्पीक, आज जो है प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट का।
जिसमें मैं भी मेंबर वफाक में एक्निक का, 52 अरब रुपए का। कितने का? 52 अरब। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। उसमें 39 बिलियन कर्जा है, बैरूनी कर्जा। अच्छा जी, आज अप्रूव हुआ है आज। ठीक है ना, आप कह रहे हो कि वो कर्ज नहीं लेती। पूरी ज़िंदगी जो है गंदम पंजाब ने कर्ज में, उनके वाले साहब ने, और कर्ज मैं नवाज शरीफ की बेटी, अगर वो कह देती ना मैं कैप्टन सफदर के वाले साहब का मुझे नाम नहीं पता, मैं उनकी बहू हूँ, तो हम फिर भी जो है ना उसको आज़म कर लेते कि चलो जी उस शरीफ आदमी ने कर्ज नहीं लिया होगा, तो मैं उसकी ये नाम उनका ले रही है जिस आदमी ने पाकिस्तान को कर्ज लेने के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, IMF प्रोग्राम से लेके ये। तो इनको चाहिए था थोड़ी सी गलती कर दी, अपने ससुर का नाम ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था कि मैं उनकी बहू हूँ और मैं कर्ज नहीं लूँगी। मियाँ साहब ने तो कर्ज लिए सारे ज़िंदगी भर। सही। अच्छा, अब आ जाए ओवरऑल मईशत वाले मामला पर। एक तो इन्वेस्टमेंट, और अब जाहिर है कि हमारी खारजा ताल्लुकात में हम देख रहे हैं कि एक टर्न अराउंड, CPEC का फेज़ 2 शुरू हो रहा है। सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट CPEC का फेज़ 2 जो है 2019 में शुरू होना था, फिर 2022 में क्योंकि कोविड आ गया था और हमने शुरू कर दिया था तो हुकूमत छीन ली हमसे। 2022 में शहबाज शरीफ साहब शुरू करने गए थे, वो अभी तक शुरू ही नहीं हो रहा भाईजान। वो किधर गया CPEC 2? ये तो आए थे पहले हफ्ते की शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें उठा लें और एहसन इकबाल की, ये इतने नाअहल हैं। अब बाय द वे हमारे पास 3.5 साल हुकूमत के थे, ये 3.5 साल से टाप गए हैं 2022 से, अप्रैल 2022 और अभी हम दोनों बात करें अक्टूबर 2022, 3 साल 2025, 3 साल 6 महीने गुजार लिए इन्होंने। इमरान खान को जितनी विंडो मिली थी उससे ज़्यादा अरसे इस हुकूमत में ये रह चुके हैं। और आप फिगर देख काकड़ साहब को भी आप इन्हीं के साथ काउंट कर रहे हैं? काकड़ इनका मतलब अल्लाह को shadow? माने, काकड़ की हुकूमत के आधे लोग तो इनकी आज हुकूमत चला रहे हैं, तो आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, पंजाब से लेके आप कह रहे हैं कि काकड़ साहब आप इनकी हुकूमत नहीं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर जा रहा है ना। अच्छा चलें, मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी चीज़ की कीमत ऊपर जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ एक इशारिया है, एक इंडिकेटर है। इशारिया है। हुकूमत कहती है कि ये वो पैमाना है। आजकल टमाटर की कीमत 400 रुपये हुई है। ये वो तो कहते हैं वो तो तहरीक लब्बैक की वजह से रास्ते बंद थे। वो अच्छा चले, रास्ते बंद थे, तरसील नहीं हो रही थी, ब्लैक होना शुरू हो सोना गया। 4.25 लाख रुपए तोला हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऊपर अच्छा, गई। जो जमीन की कीमत कभी नीचे जाते देखिए, हाँ ना, अभी ठीक है। तो बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज की हकीकत सुनने यार, मैं कई दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बोल चुका हूँ। आज बंद हुआ इंडेक्स 1,66,000 में, ठीक है ना। 2000 आपके दौर में 60,000 से ऊपर नहीं गया था, वो यही तो कहते हैं 50,000 से मैं ऊपर यही नहीं तो गया। मज़े की बात बता रहा हूँ ना कि 2017 में 51,000 गया था। उस वक्त स्टॉक मार्केट की मालियत थी 100 अरब डॉलर। कितनी थी? 100 अरब डॉलर्स। और 51,000 गया था। आज 1,66,000 हुआ तो 300 अरब डॉलर हो जानी चाहिए थी। ज़रब दे दें तो 3 टाइम हो गया ना, 3 टाइम से ज़्यादा हो गया, लेकिन मोटा मोटा 300 है। 1,66,000 में कल स्टॉक एक्सचेंज की मालियत थी 70 अरब डॉलर। 30 अरब डॉलर कम हुआ है उस वक्त से 30 अरब डॉलर आज कम है। तो कौन सा ऊपर है? रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले नहीं, हम में तो बात अभी depreciate आप कर तो गया कह ना। रहे थे मुल्क में तरक्की हो रही है, अब फिर उसके आगे नहीं, मैं नहीं कह रहा था, हमें इस आर्गुमेंट को जरा समझाएं कि ऐसी ये कौन सी तरक्की है कि जिसमें फॉरेनर मुल्क से शेयर बेच के जा रहा है। सिर्फ जनवरी से लेकर अब तक 250 मिलियन डॉलर के फॉरेनर ने शेयर बेचे हैं। सरमायाकारी इस मुल्क में नहीं आ रही। ये क्यों गए हैं? अच्छा, ये जिलेट जा रहा है, ये शेल जा रहा है, ये कारोबार ही नहीं है Gamble जा रहा ना, है। मईशत ही नहीं है ना। पहले साल है मनफी 0.5% ग्रोथ, 6.5% खान छोड़ के गया था। अगले साल फॉर्म 45 की 2.5% की, इस साल 2.7 की, इस साल 2.7 में मैंने आर्ग्यूमेंट किया जाके वजीर आजम के सामने, उनकी टीम के सामने। मैंने कहा कैसे आ गए भाई? कह रहे हैं वो हम भूल गए थे, लोगों ने सोलर सब छत में लगाया तो उससे बिजली की पैदावार हुई है, तो उस पैदावार को भी हमने डाल दिया। यानी कि अब हमारी भाभी अगर कल घर पे खाना बनाएंगी तो वो कहेंगे खानसामा रखते तो 40,000 नौकरी की देने पड़ते, तो अब इनके 40,000 आप डालो। ये तो ये इस तरह इन्होंने जीडीपी ग्रोथ परसीव्ड इनकम। हाँ, परसीव्ड इनकम, वो पैसिव इनकम कह ले या जिसको, तो वो जो है इस तरह इन्होंने सोलर की, इन्होंने कहा मुल्क में पिछले 3 महीने में 23% बिजली की खपत में इजाफा हुआ है और इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। हम देखें कारखाने बंद। मैंने उधर सवाल पूछ लिया, मैंने कहा ये कौन सी 23% हुई है, कहाँ पे ये चली है बिजली, हमें भी पता लगे।
तो वहाँ जवाब ये मिला कि जी वो जो पूरे पाकिस्तानियों ने जो सर पे बोल रहा हूँ, छत पे सोलर जो लगाए हैं उससे पैदावार हुई है, तो वो बिजली भी हमने गिन ली है, तो इसकी वजह से मुल्क में जो बिजली ज़्यादा पैदा हो गई। चलें, डॉलर तो 278 से 282 के दरमियान है ना। बड़ा काम किया माशाल्लाह, इतना ज़्यादा एहसान करने की क्या ज़रूरत थी। आपको पता है जिसको आप बुरा भला कहते हो, जिससे आजकल आपने जंग छेड़ी हुई है अफगानिस्तान का, 86 रुपये का डॉलर है। अच्छा, इंडिया की करेंसी 88 रुपये है। तो ये कौन सा आपने तीर मारा हुआ है? मतलब ये डॉलर अगर इंडिकेटर होता है, जापान की करेंसी जो है आज से 20 साल पहले हमारे 8 आने का जापान का 1 येन मिलता था, अभी भी दो येन मतलब दो रुपये का 1 येन मिलता है। ये तो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। असल ये कि आपकी एक बंदे की परचेजिंग पावर क्या है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है कि आया, अब जैसे दुनिया में एक इंडिकेटर है कि एक बच्चा जब पढ़ के निकलता है और पहली नौकरी लेता है जब, तो उसकी 5 साल की आमदनी में वो घर ले सकता है। तो पहले दिन ही बाहर के मुल्कों में बैंक कहते हैं कि भाई अगर 2 लाख या 3 लाख डॉलर का घर ले रहा है तो आप हमें 20,000 डॉलर दे दो और घर ले लो, और अगले 5 साल की वो उसकी आमदनी देखकर उसको कर्ज दे देते हैं। सही। आप इधर जो है, इधर 5 लाख कमाने वाला भी 100 साल की आमदनी जोड़ ले, घर नहीं ले सकता। परचेजिंग आपके पैसे के अंदर वो ही नहीं है, वजन ही नहीं है ना, खत्म हो गया वजन। सही। अच्छा, फाइनली मुझे ये बता दीजिए कि डू यू सी दैट मुआशी टर्न अराउंड, उड़ान पाकिस्तान, इश्तिहार और ये सारा कुछ तो लगा है, अमेरिका के साथ मादनियात के शोबे में ताउन हो रहा है, ऑयल रिफाइनरीज की बात हो रही है, माइनिंग के शोबे में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और फिर पसनिंग के हवाले से भी बात चल रही है, ये सारे मामला चल रहे हैं। तो इवेंचुअली जल्द या बदेर पैसा तो लैंड करने वाला है। बहुत सारे लोग आजकल रियालों में, डॉलर्स में सोचने लगे। डू यू सी दैट हैपनिंग? आज से 15 साल पहले जब सीपैक आया था तो गवादर हो रहा था, गेम चेंजिंग हो रही थी, गेम चेंज हो गया था, गियर शिफ्ट हो गया था हमारा। तो अभी कुछ गेम चेंजर नहीं है, ठीक है ना। फिर उस वक्त बता देना, गवादर जो एयरपोर्ट बनाया 3 अरब डॉलर का, उसकी कर्ज की किस्त देते हैं, वहाँ जहाज़ नहीं उतरता कोई एक। फिर वो जो पोर्ट बनाई है वहाँ पे आपकी कोई शिप नहीं जाती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जैसे कहते हैं ना, ये बातें हैं, ये आपका रिकॉर्ड एक कोई नया तो नहीं है, 2006-7 का प्रोजेक्ट है, रुक गया फिर खुल गया। अभी भी वो कह रहे हैं 2028 में पहला डॉलर आएगा, इसमें पहला डॉलर 2028 में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो आप बात कर रहे हैं पसनी में, पहले गवादर को आप बात कर लो यार, वही किराए पे ले लो आप पहले, फिर आपने पसनी की बात कर दी। कराची में पोर्ट कासिम को अभी तक आप उस तरीके से फाल नहीं कर सके, कितना, हालांकि जो आज भी कराची केपीटी है उसका मुकाबला ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो ये जो बातें हैं ना, सिर्फ वक्त गुजारने की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक कंपनी थी, मेरे से फॉरेनर्स ने ख़रीदी, तो फॉरेनर्स ने ख़रीदी तो उनका क्लाइंट पाकिस्तान आया हुआ था, तो उसको मैं खाने पे लेके गया हुआ था। तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने कंपनी क्यों बेची। मैं कहा जी फॉरेन कंपनी हमारे साथ काम करेगी तो क्लाइंट अच्छा आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो उसने दूसरी बात बोली कि जिन्होंने आपसे ख़रीदी है उन्होंने क्या सोच के खरीदी। मैंने कहा कि जी वो पाकिस्तान में मार्केट मिलेगी उसको, नहीं है वो करके। तो हंसने लग गया थोड़ी देर। मैं तुम हंस क्यों रहे? कहता बस मैं तुम्हारा सवाल के जवाब सुन के हंस रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है? कहता सच बताऊँ झूठ बताऊँ? मैंने कहा सच बताऊँ। कहता तुमने इसलिए बेची कि अगले 2 साल तुम्हारे अच्छे गुजर जाएं, और उन्होंने इसलिए खरीदी है, वो मालिकान नहीं आए थे, उनके मुलाजिम आए थे, वो अगले साल उनकी 2 साल नौकरी रहे थे, एंड में कंपनी बंद ही होनी है, ठीक है ना। और यही हुआ, वो छोड़ के चले गए, ठीक है ना। तो ये वाली सारी बातें अगले 2-3 साल, आसरा, ट्रक की बत्ती सुना होगा ना, जो हम आम अल्फाज में बोलते हैं। जब तक कोई आपका पीछे मॉडल नहीं होगा, एसेट नहीं होगा। अब 1 साल में कितने MOU हुए हैं, ठीक है ना। मैं किसी का वो अलबैग चिकन का भी हो गया था बीच में। मैं किसी का ट्वीट पढ़ रहा था, उसने कहा कि ये जो जितने MOUs हुए हैं, अगर इनकी रद्दी को भी बेचा जाए ना तो इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो सर वो छोड़ें, इनके मतलब जितने MOU हुए हैं ना, उससे भी मतलब कम सरमायाकारी आई जितने इन्होंने सफ़र में पैसे खर्च कर दिए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो बैरून मुल्क कहते हैं खाया ना पिया, गिलास तोड़े वाली बात, ठीक है ना। तो ये आप वो आया था, गेंट्री आया था, याद होगा बीच में। हाँ,
वो कह रहा था जेंट्री गेंट्री क्या नाम है, बीच। तो बस वो जो है ये अगले 2 महीनों में फिर एक पूरी पाकिस्तानियों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का यूरोप से जहाज बन के आया था, जो बाद में वो पेट्रोल पंप में बंदा दिखा रहे थे, सर्विस स्टेशन पे खड़ा हुआ था उसकी, सही। तो वो आया था, वो 1000 अरब डॉलर लेकर आ रहा था, फिर 100 अरब डॉलर भी आ रहे थे, फिर 50 अरब डॉलर भी आ रहे थे। तो ये सारी बातें हैं, ये 3.5 साल इसमें गुजर गए, अगले 35 साल भी अब ऐसे गुजार देंगे। सही। बहरहाल चलें, इस नोट पे हम इस वीडियो को इख्तिताम पजीर करते हैं। वो कंपनी तो बंद हो गई, अलबत्ता सियासी एतबार से हम ये ज़रूर सुन रहे हैं कि कंपनी यही चलेगी, सिस्टम यही चलेगा, 10 साल भी चलेगा। लेट्स सी कि मामलात कैसे होते हैं। आइंदा जब पेशावर का विज़िट होगा तो दोबारा मुज़म्मिल असलम साहब के साथ एक नशिस्त रखेंगे और उस वक्त तक के मामलात और आज की चीज़ें सामने रखते हुए उसे कैचअप करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।